अस्सलाम वालेकुम। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मेरे बाद वालदा ने 3 बच्चों को जन्म दिया। वो रज़ाए इलाही से नौउम्री में सभी फौत हो गए। ममता की मारी माँ को पे दर पे सदमों ने निढाल कर दिया। वो अल्लाह से दुआ करती थीं, ऐ मेरे अल्लाह, अब औलाद देना तो उम्र दराज करना। मुझ में मज़ीद सदमे सहने की ताब नहीं है। जब इंसान अपने खालिद के हुजूर खशू व खुजू से दुआ करता है, आजीजी से सजदा रेज होता है, तो मालिक दो जहां से उसकी ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करता है। वालदा की दुआ भी कबूल हो गई। हयात के रूप में अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटा अता कर दिया। मेरे वालदैन को बरसों बाद औलाद की खुशी देखना नसीब हुई थी। उन्होंने बेटे का नाम हयात रखा, क्योंकि दिल डरा सहमा रहता था कि कहीं उसे भी कुछ ना हो जाए। कबल अज यके बाद दीगरे 3 बच्चों की वफात का सदमा वो झेल चुके थे। इन दिनों मैं 8वीं में पढ़ती थी और भाई मुझसे 8 साल छोटा था। मैं बहुत खुश थी कि मुझे हयात की सूरत में एक खिलौना मिल गया। मेरा सारा ध्यान उसी की तरफ लगा रहता। स्कूल से आकर उसके साथ जी बहलाती थी। जब वो समझदार हुआ, अब्बू ने कहा कि बेटे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं, मगर अम्मी ना मानी। उनका कहना था, मेरा बच्चा अभी भोला भाला है, उसे अभी स्कूल नहीं भेजूंगी। ऐसा ना हो कि किसी रोज घर से निकले और खो जाए। ये अम्मी का वहम था, उनका दिल डरता था। मैं सेकेंडरी में थी और लड़के लड़कियां प्राइमरी तक इकट्ठे पढ़ते थे। अब मेरा स्कूल अलग हो गया। वालदा ने साल भर हयात को पढ़ने नहीं दिया। वो खौफजदा रहती थी। आखिरकार सबके कहने पर राजी हो गईं। अब्बू ने यकीन दिलाया कि वो खुद अपने बेटे को छोड़ने और लेने जाया करेंगे। इन दिनों मुल्क के हालात पुरअमन थे। बच्चे अपने तौर पर स्कूल जाते और खुद ही वापस आ जाते। किसी किस्म का डर खौफ नहीं था। जिस दिन हयात पहले दिन स्कूल गया, मैं उसके साथ गई और छुट्टी तक ठहरी रही, ताकि अगर वो रोए तो वापस घर ले आऊं। मगर वो नहीं रोया, बल्कि दूसरे कुछ बच्चे जो रो रहे थे उन्हें देखकर कहने लगा, आपी ये क्यों रो रहे हैं। वो काफी समझदार था। छुट्टी होने तक सुकून और खुशी खुशी क्लास में बैठा रहा और किसी किस्म की घबराहट का इजहार ना किया। देखने में वो भोला भाला लगता था, मगर बेहद ज़हीन था। पहली क्लास में फर्स्ट आया, अगली जमात में भी अव्वल नंबर पर आया था। स्कूल के हर फंक्शन में नुमाया कामयाबी हासिल करता, खेलों में इनामात लेता। सभी कहते थे कि खुदा नजर ना लगाए, ये जरूर कुछ न कुछ करके दिखाएगा। वो जिन दिनों 9वीं में था, एक ऐसा सानिया हुआ कि वो ना रहा। एक रोज ऊपर से झांक रहा था कि छत की मुंडेर नीचे आ गई। वो भी ईंटों के साथ जमीन पर आ गिरा और बेहोश हो गया। सर पर शदीद चोट आई। उसे अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद उसे होश आया। कई दिन अस्पताल में रहा। जब ठीक होकर घर आया तो उसकी याददाश्त कमजोर हो चुकी थी और काम करने की पहले जैसी सलाहियत ना रही। 1 साल तक वो स्कूल ना जा सकता। अब वो होनहार तालिब इल्म ना रहा था और ना वो पोजीशन हासिल कर सका। तभी उसे पहले जैसी पजीराई ना मिलती। 1 साल जाया होने की वजह से अपने हम जमातों से पीछे हो गया। जब उन्होंने मैट्रिक पास किया तो हयात 9वीं में था। रफ्ता रफ्ता उसे अपनी कम मायगी का एहसास सुलगाने लगा। जब लोग नजरअंदाज करने लगे तो इंसान में एहसास कमतरी जन्म ले लेता है, जबकि असातिज़ा और सभी उससे पहले जैसी कारकर्दगी की तवक्को रखते थे। वो ये भूल जाते थे कि उसके सर में शदीद चोट आई थी, जिसकी वजह से उसकी कुव्वत कारकर्दगी भी निस्फ से कम रह गई थी। लोगों के ऐसे मनफी रवैये से वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। मैट्रिक में फेल हो गया। तभी अम्मी अब्बू से नागवार किस्म की बातें सुनना पड़ी। वो कहते थे कि तुम निकम्मे हो गए हो, पहले की तरह पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते। वालदैन की बातों से वो और मायूस हो गया। बदकिस्मती से उसके अच्छे नंबर नहीं आ सके थे। अब वो दूसरे साल बमुश्किल पास हुआ। उसके बाद तो जैसे खुद फरामोशी के कुएं में गिर गया। नतीजे वाले दिन कुछ रिश्तेदार हमारे घर आए। उन्होंने हयात के बारे में सवाल किया तो वालिद साहब ने उसकी बेइज्जती कर दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बेबसी को मेरे सिवा किसी ने महसूस ना किया, बल्कि वालदा ने जलती पर तेल का काम किया। कहने लगी, हाँ पास तो हो गया, मगर मर मर के, लगता है आगे पढ़ने का इरादा नहीं। ये सुनकर मेरा भाई रोने लगा। अब मैं उस पर तवज्जो देने लगी, क्योंकि घर में कोई उसे ना समझता था। उसको एक औसत दर्जे के कॉलेज में सिफारिश पर बड़ी मुश्किल से दाखिला मिला। फारिग वक्त में मैं उसके साथ बैठ जाती और अच्छी अच्छी बातें करती, ताकि उसके जहन को सुकून मिले और एहसास कमतरी की दलदल में ना धंसता जाए। मेरी काविश से उसे सुकून मिला और फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर आए। एक रोज मेरी दोस्त रानी बीमार थी। हयात से कहा, मुझे उसके घर ले चलो। वो अपनी मोटरसाइकिल पर रानी के घर ले गया।
میں نے کہا भाई अंदर आ जाओ। कहने लगा नहीं बाजी, मैं अपनी मोटरसाइकिल पर ही बैठा रहूंगा, आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी से इजाजत करके आ जाइए। जब वो गली में मेरी वापसी का इंतजार कर रहा था, उसका एक दोस्त नासिर वहाँ मिल गया। नासिर उसे अपने घर ले गया और अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर चला गया। जब मैं घर से बाहर निकली तो वहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं थी। उसकी मोटरसाइकिल गुम हो गई और हम लोग रक्शे में बैठकर घर आ गए। अब्बू अभी सोए नहीं थे। हयात रात से पहले अपने कमरे में दबक गया, सुबह तक बाहर ना निकला, जबकि वालिद साहब देर से आए और खाना खाकर सो गए। सुबह वालिद की नज़र सहन में उस जगह पर ठहर गई जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करते थे। इतवार का दिन था, हयात को कॉलेज से छुट्टी थी। अम्मी अब्बू सोचने लगे कि शायद हयात सुबह सुबह कहीं गया है, मगर वो अपने कमरे में था और जाग रहा था। आंखें सूजी हुई थीं, जैसे तमाम रात सो ना सका हो। माँ को बताया कि मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। अब्बा को पता चला तो वो उसे मारने लगे। वो मार तो भाई को रहे थे, मगर चोट मुझे लग रही थी। बस नहीं चलता था कि कैसे जाकर उनका हाथ पकड़ लूं। बेशक गलती मेरे भाई की थी, मगर मसला उसकी याददाश्त का था। वालिद साहब ने ये नहीं सोचा। मोटरसाइकिल के गायब होने पर उसकी खूब खबर ली और बुरा भला कहा। अब गरज रहे थे, तुम एक नाकारा और नाकामयाब इंसान हो, लापरवाह हो। क्या कोई इस कदर भी लापरवाह हो सकता है? तुम उम्र भर नाकाम ही रहोगे। मार खाकर वो कमरे में जाकर छुप गया। रात देर तक रोता रहा। मैंने उसकी गमसारी की। मुझसे कहने लगा, क्या मैं वाकई नाकारा हूँ? मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल भी नाकारा नहीं हो। तुम्हारे सर में चोट लगी थी, उसकी वजह से वक्ती तौर पर यह असर हुआ है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम ठीक हो जाओगे। अम्मी अब्बू की बातों से दिल बर्दाश्ता होकर उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। अब वो घर में और भी नापसंदीदा हो गया। उसे घूमने फिरने का शौक ना रहा। फिर भी सुबह घर से निकलता और रात गए लौटता। खाना मांगे बगैर अपने बिस्तर में जा लेटता। तब मैं चुपके से उठती और खाना उसके कमरे में ले जाती, उसे इसरार करके खिलाती। वो कहता, मेरी प्यारी सी बहन, मैं जहाँ भी जाऊंगा तेरा प्यार मुझे याद रहेगा। एक तुम्हारी ही जात है जिसकी वजह से मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। मुझे बहुत तशवीश रहती थी कि मेरा भाई सारा दिन कहाँ बैठा रहता है। एक दिन ये राज भी खुल गया। हमारे घर से दूर एक वीराना था। वहाँ जाकर एक घने बरगद के पेड़ तले बैठ जाता है या फिर जंगलों में मारा मारा फिरता है। उसको बस इसी तरह सुकून मिलता था। इस वीराने में एक दिन वो जा रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वो बेअख्तियार उसके पीछे हो लिया। जाने उस लड़की में ऐसी कौन सी कशिश थी कि वो उसके पीछे चलता गया, यहाँ तक कि वो नजरों से ओझल हो गई। घर आकर हयात ने मुझे बताया कि आज एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। खुदा जाने उसकी दीद में कैसा असर था कि मैं उसके पीछे चल दिया। वो जहाँ जा रही थी मैं उसके ताक़ुब में जा रहा था। मैंने कहा, फिर वो कहाँ गई? कहने लगा, बाजी पता नहीं कहाँ चली गई, वो गुमसुम था। वो लड़की कौन थी और कहाँ चली गई? मैंने कहा, भाई तुम्हारी जहनी हालत दरहम बरहम है, तभी तुम्हें ऐसे ख्वाब दिन में भी दिखाई देने लगे हैं। ये तुम्हारा वहम है, तुम इस बात को छोड़ दो। मगर हयात को मेरी बात समझ में ना आई और उस लड़की की खोज में आवारागर्दी करने का मामला अब मेरी समझ से बाहर था। मैं परेशान थी। अगर ये उसका वहम नहीं है तो वो कौन है जिसका सहर उसे जकड़ा हुआ है? एक रोज सुबह डोर बेल बजी। हयात ने दरवाजा खोला। एक लड़की अपनी माँ के साथ आई थी। वो डर गया कि शिकायत करने आई है। लज्जा कर कहा, माफ कर दो, मुझसे भूल हुई, आइंदा तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। अम्मी से कुछ मत कहना वरना मेरी शामत आ जाएगी। ये दोनों हैरान थे कि ये क्या कह रहा है। लड़की समझ गई मगर वो चुप रही। उसकी माँ बोली, बेटा कैसी भूल, हम तो मिलने आए हैं। मैंने इन दोनों को अंदर बुलाया। भाई की सूरत बहुत अजीब हो रही थी, उसे पसीने आ रहे थे। हालत भांप कर मैं उसे कमरे में ले गई। उन लोगों ने बताया कि वो हमारे नए पड़ोसी हैं और मिलकर चले गए। मगर एक रोज फिर वो लड़की हयात को गली की नुक्कड़ पर दिखाई दी। उसे कहने लगा, मेरी बात सुनो, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। वो लड़की बोली, ठीक है, आप बेवकूफ़ नहीं हैं और आप अच्छे भी होंगे, मगर मैं क्या करूँ, मुझे तो आप थोड़े पागल लगते हैं। वो हंसी तो भाई भी हंसा। उसने कहा, हमारे घर आना। मैं किसी लड़के को नहीं बुलाती, मगर सुन चुकी हूँ कि तुम्हारे दिमाग पर चोट लगी है, तभी तुम्हें दुख नहीं देना चाहती। वो समझ गई कि शायद उसके दिमाग में खलल है। न जाने गुस्से में आकर कैसा रद्द अमल हो। तभी पुरसुकून रही ताकि ये खैरियत से घर चला जाए। हयात ने घर आकर अम्मी से कहा, उन लोगों के घर जाइए जो आपसे मिलने आई थीं। मुझे वो लड़की पसंद है, उससे शादी करनी है। मुझे अपने भाई की फिक्र थी और अम्मी ने हस्बे तवक्को उसे निकम्मा नकारा कहकर घर से भगा दिया। वो घर से निकला और एक पुराने मकान के पास पहुंच गया। ये एक हिंदू का मकान था जो तकसीम के वक्त उस घर से चले गए थे।
अब उस घर का कोई वारिस ना था, क्योंकि मोहल्ले वाले कहते थे कि वो लोग गए नहीं, उनको मारा गया था। वल्लाह आलम, क्योंकि हमने कभी ये घर अंदर से नहीं देखा था और ना ही कभी ताला खोला गया था। जब भाई उस मकान पर पहुंचा तो ताला खुला हुआ था। वो अंदर चला गया। वो लड़की उसे कमरे में बैठी नजर आई और भाई को देखते ही वो उठकर कमरे से निकल गई, बल्कि दरवाजे से बाहर चली गई। हयात उसके ताक़ुब में निकला तो वो गली में गायब हो गई। हयात परेशान था, मुझे बताया कि ऐसा हुआ। मैंने कहा, भाई मैंने नफ्सियात पढ़ी है, वहाँ कोई लड़की नहीं थी और ना तुम घर के अंदर दाखिल हो सकते हो, क्योंकि वहाँ अब भी ताला पड़ा है। अब्बू ने बताया है कि इस घर को किसी ने नहीं खरीदा और ना इधर कोई लोग रहते हैं। तुमने जो देखा, जो महसूस किया, वो तुम्हारा वहम है। फिर वो दोनों कौन थीं जो हमारे घर मिलने आई थीं? वो किसी दूसरे मकान की बात कर रही होंगी, हमने गलत समझा। मोहल्ले में तो एक और भी पुराना मकान है जो काफी बरसों से खाली है और अब बिका है, वो उधर से आई होंगी। मैंने हयात की तसल्ली की, मगर वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे गई तो वो जैसे किसी के ताक़ुब में जा रहा था, तेज तेज चलता। ठहरो, मेरी बात सुनो, इस कदर तेज मत चलो, मैं आ रहा हूँ। मुझे लगा उसको फिर उसके वहम ने सताया है और दिमागी खलल की वजह से उसे अपने ख्यालात का वही हवेला दिखाई देने लगा है जो उसको हकीकत से फरार की तरफ ले जा रहा है, और दिमागी खलल की वजह से उसे अपने ख्यालात का वही हवेला दिखाई देने लगा है जो उसको हकीकत से फरार की तरफ ले जा रहा है। मैं चाहती थी कि उसके पीछे जाऊं और भाई को दूर जाने से रोकूं, मगर वो तेज तेज भागने लगा और जंगल की सिमत दौड़ता हुआ मेरी नजरों से ओझल हो गया। उस दिन के बाद हमने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो हमें कहीं ना मिला। पुराने मकान का मुअम्मा भी अब तक हल ना हो सका, क्योंकि उस पर ताला ही पड़ा रहा। उधर कोई आबाद ना हो सका। जो खवातीन हमसे मिलने आई थीं वो दोबारा कभी नहीं आई, ना ही हमें उनका कोई ठिकाना मिला। हमने हर बात भुला दी, मगर अपने प्यारे भाई को ना भुला सके। गांव के तोहम परस्त लोगों ने इस बारे में एक कहानी गढ़ ली है जो नाकाबिले यकीन है। उनका कहना है कि जब भरी दोपहर को कोई आम के दरख्त पर चढ़ता है तो गिर जाता है। हयात छत पर आम के दरख्त से आम तोड़ने गया था। डाली को खींचते हुए पुरानी मुंडेर पर, जिसकी ईंटें सीमेंट से जुड़ी हुई थीं, वो अज खुद नहीं गिरी, बल्कि आम के दरख्त पर बसेरा करती किसी मावराई मखलूक ने हयात को गिराने के लिए मुंडेर से धक्का दिया, जिससे वो नीचे आ गिरा। ये दरख्त जो हमारे आंगन में बरसों से था, उसकी शाखें छत पर लगी थीं और मुंडेर से उस तरफ को झुककर आम तोड़े जा सकते थे। मैं माहिर नफ्सियात हूँ, मगर आज तक इस मुअम्मे को सुलझा नहीं सकी। हमारी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।